हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। आज हम एक स्पेशल सेशन करने जा रहे हैं। आज मैं आपके साथ 2020 CSE प्रीलिम्स के पॉलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन, सो दैट यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। आपको अपनी प्रिपरेशन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो निर्धारित करने हैं। बहुत कम भी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टडी करने की भी नीड नहीं है। मैं आपको इन क्वेश्चन के ज़रिए दिखाऊंगा। इक्का दुक्का क्वेश्चन छोड़कर ज़्यादातर आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने बेसिक लेक्चर्स भी अटेंड किए हैं तो आप आसानी से क्वेश्चंस कर पाएंगे, आपको बहुत डिफ़िकल्टी होने वाली नहीं है। तो चलिए इनको शुरू करते हैं। आपके कंसेप्ट्स भी बनेंगे और थोड़ा आपको ग्लिम्स मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और आपको लगेगा कि आप जो करते आ रहे हैं वो सही कर रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चंस नहीं होते हैं डिफ़िकल्ट, आसान क्वेश्चंस होते हैं। बस बेसिक्स ऑफ द सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट बेसिक हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। इनके अगर बेसिक्स आपको पता हैं, आपके टीचर ने आपको बेसिक्स बताए हैं, तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है जहाँ तक प्रीलिम्स की बात है। तो चलिए आज सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का जो 2020 के कुछ क्वेश्चंस पॉलिटी के मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है। You can also and you will. For election to Lok Sabha, a nomination paper can be filed by। लोक सभा का चुनाव होता है, जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स होते हैं वो अपना नामांकन पत्र इलेक्शन कमीशन को दाखिल करते हैं। अब क्वेश्चन है कि जो नॉमिनेशन पेपर है, जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जो नॉमिनेशन पेपर जमा करते हैं, वो कौन फाइल कर सकता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एनीवन रिजाइडिंग इन इंडिया, जो भारत में कोई भी रह रहा हो, ए रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी फ्रॉम विच द इलेक्शन इज टू बी कंटेस्टेड, या वो निर्वाचन क्षेत्र जहां से इलेक्शन लड़ना हो वहीं पे जो रेजिडेंट हैं वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, या एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी, या एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल लिस्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूंसी, या भारत का कोई भी नागरिक हो, मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, या भारत का कोई भी नागरिक लड़ सकता है इलेक्शन। तो लोकसभा के चुनाव की बात है। ओबियसली जो नॉन सिटीजन्स हैं कैन नॉट कंटेस्ट। आपने देखा होगा कि मतदाता सूची में नाम व्यक्ति का कहीं भी हो सकता है, वो कंटेस्ट कहीं से भी कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का डेफिनेटली जो नामांकन सूची में नाम, उनका जो मतदाता सूची में नाम गुजरात में होगा, बट ही कंटेस्टेड फ्रॉम वेयर, बनारस ऑल्सो। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी के आप रहने वाले हों जहां से इलेक्शन आप लड़ना चाहते हैं। भारत में कहीं भी मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए, आप कहीं से भी लड़ सकते हैं, बट मतदाता सूची में नाम होना ज़रूरी है। अगर इलेक्टोरल रोल से आपका नाम हटा दिया गया है, इलेक्शन कानून के ज़रिए ऐसा हो सकता है कि आपका वोट देने का अधिकार कुछ समय के लिए ख़त्म कर दिया जाए। अगर राइट टू वोट आपके पास नहीं है, मतलब मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है, तो आप इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। या एनी सिटीजन ऑफ इंडिया भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक एज होती है इलेक्शन लड़ने की, उससे कम एज है आपकी, नागरिक तो आप हैं, लेकिन आपकी एज अभी 25 साल नहीं हुई है, तो आप लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो सी इज़ करेक्ट। आपका मतदाता सूची में नाम हो और आप भारत में कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। सी इज द आंसर, इजियर वन। With reference to the provisions contained in the part 4th of the Constitution, which of the following statements are correct? आप देखेंगे, अगर आप प्रियम्बल से DPSP तक या ज़्यादा पार्लियामेंट जुडिशरी तक अगर इन चीज़ों को पक्का कर लेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको मिलते चले जाएंगे, और यही बेसिक्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो देखिए पार्ट 4 के बारे में है। दे शैल बी एनफोर्सेबल बाई कोर्ट्स, ये कोर्टों द्वारा लागू कराए जा सकते हैं। DPSP पार्ट 4th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कोर्टों द्वारा लागू कराए जा सकते हैं। पहला स्टेटमेंट, दे शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाई एनी कोर्ट, और इनको हम कोर्टों द्वारा लागू नहीं करा सकते हैं। द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द लॉ मेकिंग बाय द स्टेट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सरकारों को जो पॉलिसी बनानी है उसके लिए कुछ नीति निर्देश दिए गए हैं। जब भी आप नीतियां बनाएं, पॉलिसी बनाएं,
इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के बनाएं, क्योंकि यदि ऐसा करेंगे तो लोगों का भला होगा। ये उद्देश्य है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन जो इसका आर्टिकल 37 है, जहां इसका कैरेक्टर बताया गया है, आर्टिकल 38 से तो ये शुरू हो जाते हैं, 37 में इसका कैरेक्टर बताया गया है। ये पार्ट शुरू होता है आर्टिकल 36 से 51 तक, लेकिन 37 में इसका कैरेक्टर बताया गया है। वहाँ लिखा हुआ है दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाई एनी कोर्ट। ये किसी कोर्ट द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं। अगर सरकारें पॉलिसी बनाने में इनको फॉलो ना करें तो हम कम से कम कोर्ट जाके इनको लागू नहीं करा सकते। दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सेबल नहीं होते। बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक राइट्स का चार्टर होते हैं। एजुकेशनल डेवलपमेंट है, वीकर सेक्शंस का डेवलपमेंट है, हेल्थ है, महिलाओं के लिए है, बुजुर्गों के लिए है, एनिमल हस्बेंड्री के लिए है, एग्रीकल्चर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए है। तो अगर सरकार करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो कम से कम कोर्ट का सहारा नहीं ले सकते। तो दे शैल बी एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट इज रॉन्ग एज पर आर्टिकल 37, जो बताता है कि ये नॉन जस्टिशिएबल हैं। इनके ना हो पाना सरकारों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमे का कारण नहीं बन सकता। तो सेकंड इज करेक्ट। द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन इट्स पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ द लॉ। यस, आर्टिकल 37 में लिखा है इवन दो दे आर नॉट एनफोर्सेबल in the court of law yet they are fundamental in the governance of the country। ये फंडामेंटल है इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ये फंडामेंटल राइट जैसे नहीं है, लेकिन देश की गवर्नेंस के लिए बहुत इसेंशियल है, फंडामेंटल है। और इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द लॉ मेकर्स, पॉलिसी मेकर्स टू फॉलो देम व्हाइल फॉलोइंग एनी पॉलिसी। तो इसके बावजूद भी कि एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन लॉ मेकर्स की ड्यूटी है कि जब भी लॉ बनाएं तो इनको फॉलो करें। तो थर्ड इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? सेकेंड, थर्ड करेक्ट है और फर्स्ट करेक्ट नहीं है। सो दे शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, बिल्कुल सही है। एंड प्रिंसिपल्स लेड डाउन आर इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज ऑफ द स्टेट। सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। डीपीएसपी के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। फंडामेंटल राइट एनफोर्स ना हो तो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ कोर्ट बट नॉट फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 37 इसका करेक्टर बता देता है। ये आसान सा क्वेश्चन है, लगभग हर साल किसी न किसी फॉर्म में आपको डीपीएसपी पे क्वेश्चन दिख जाएगा, ये भी दिख जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच अ प्लेस एज ही थिंक्स फिट। राष्ट्रपति पार्लियामेंट का सेशन कहीं भी समन कर सकते हैं जहां वो ठीक समझे। कोविड की वजह से ये सुनने में आ रहा था लास्ट ईयर की सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में सेशन होगा जहां दूर दूर बैठ सकते हैं। लोकसभा राज्यसभा चैम्बर्स में नहीं होगा, वहां इतनी जगह नहीं है। सुबह लोकसभा का हो जाएगा, शाम को राज्यसभा का हो जाएगा। उस संदर्भ में क्वेश्चन आया कि द राष्ट्रपति ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही थिंक्स फिट। बिल्कुल सही है। एज पर आर्टिकल 85, आर्टिकल 85 में राष्ट्रपति के पास 3 अधिकार हैं। वो पार्लियामेंट के सेशंस समन कर सकते हैं, वो पार्लियामेंट के सेशन प्रोरोग कर सकते हैं और वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति सत्र बुलाते हैं, राष्ट्रपति के आदेश से, नोटिस से सत्र होता है। मॉनसून सेशन हुआ, फिर विंटर सेशन होगा, बजट सेशन होता है। तो एज पर आर्टिकल 85 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन द सेशन एट एनी टाइम एट द प्लेस वेयर ही थिंक्स फिट। किसी भी समय बुला सकते हैं और किसी भी जगह पर बुला सकते हैं। कहने का मतलब ये प्रोविजन इसलिए है कि हो सकता है पार्लियामेंट में सेशन ना हो पाए, उस जगह पे ना हो पाए, तो कहीं और भी हो जाए, सेशन ना रुके। तो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट इन अ ईयर बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल द 3 सेशंस। अब देखिए कंफ्यूज करने के लिए, इसी आर्टिकल 85 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति शैल समन द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द हाउसेज इन सच अ वे दैट द पीरियड ऑफ 6 months शैल नॉट इलेप्स बिटवीन 2 sittings। 2 सिटिंग के बीच का गैप 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिटिंग क्या होती है? सेशन के अंदर जो बैठकें होती हैं उन्हें सिटिंग कहते हैं। 2 सिटिंग का गैप 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सेशंस का गैप नहीं, सिटिंग का गैप। तो इसका मतलब अगर एक सेशन खत्म हुआ है, सिटिंग खत्म हुई है, तो अगली सिटिंग या अगला सेशन 6 महीने के अंदर हो ही जाना चाहिए। ये देखने का काम राष्ट्रपति को दिया है आर्टिकल 85 ने। तो एज पर दिस आर्टिकल द गैप शुड नॉट बी मोर देन 6 months का मतलब कम से कम साल में 2 सेशंस तो होने चाहिए।
3, 4, 5, 6, 8 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। तो 2 सेशंस मैंडेटरी हैं, नॉट 3 सेशंस, तो ये गलत हो जाता है। सेकेंड इज रॉन्ग। एंड देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर, और ऐसा कोई नियम नहीं है ना संविधान में अदरवाइज कि पार्लियामेंट को कम से कम इतने दिन बैठकें करनी हैं। तो ये भी सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, सेकेंड इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, सी इज द आंसर। ठीक है, पार्लियामेंट कितने दिन बैठेगी अभी इस पर कोई संविधान में तो कोई लिखा ही नहीं है, अदरवाइज भी कोई ये नहीं है कि इतने दिन तो बैठना ही बैठना है। बस 2 सेशंस होने चाहिए, साल में 2 सेशंस मैंडेटरी हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 85 में पार्लियामेंट के सत्र बुलाए जाते हैं। आर्टिकल 85 में सत्र को एंड करते हैं तो बोल देते हैं प्रोरोगेशन, और जब हाउस की लाइफ एंड होती है उसे कहते हैं डिसोल्यूशन। राष्ट्रपति लोकसभा की लाइफ होती है 5 साल, तो लोकसभा का एंड कहलाता है डिसोल्यूशन, और राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, तो राज्यसभा का डिसोल्यूशन नहीं होता है। तो दिस इज द आंसर। देखिए आसान आसान क्वेश्चन है, कहीं कहीं कोई कठिनाई नहीं है। इन द इलेक्शन फॉर लोकसभा और स्टेट असेंबली, लोकसभा का इलेक्शन हो या विधानसभा का हो, ए कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ द वोट्स पोल्ड टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। कोई भी इलेक्शन लड़ता है लोकसभा का या विधानसभा का, तो उसे जीतने के लिए वहाँ पड़े हुए वोटों के कम से कम आधे वोट तो मिलने चाहिए यदि वो जीता हुआ माना जाए। दूसरा स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो छोटे छोटे क्वालिफायर स्टेटमेंट्स होते हैं इन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन of India, in Lok Sabha the speaker's post goes to majority party and the deputy speaker's post goes to the opposition। ठीक है, अब देखिए पहला स्टेटमेंट, वी फॉलो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। जो लोकसभा विधानसभा का इलेक्शन होता है इसे कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, मतलब पड़े हुए सही वोटों के जिसको मैक्सिमम वोट मिल जाते हैं, जो कि 50% से कम भी हो सकते हैं, वो जीता हुआ माना जाता है। इस सिस्टम को कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। दो दिस फ्रेज इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ लिखा हुआ नहीं है। तो अगर 100 वोट की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 100 मतदाता हैं और उनमें से 100 में से 40 ने वोट दिया, 60 ने वोट दिया, किसी को 21 वोट मिले, किसी को 18 मिले, किसी को 12 मिले, किसी को 14 मिले, तो जिसको 21 मिले वो जीता हुआ माना जाएगा, जबकि उसे 79% लोगों ने चाहा नहीं है, चुना नहीं है। स्टिल ही विल बी रिप्रेजेंटिंग, मतलब वन हु गॉट 21% वोट्स आउट ऑफ 100 कॉन्स्टिट्यूंसी will represent 100% people in the Lok Sabha. This is one flaw of this system called first past the post system. तो 50% ही मिले जरूरी नहीं है, जिसको हाईएस्ट मिलेंगे, हाईएस्ट 50% से कम भी हो सकता है, वो जीता हुआ माना जाएगा। कल का हिंदू आप पढ़ेंगे, इस पर एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया है कि क्या इस सिस्टम को हटा देना चाहिए, हमको PRS की तरफ चला जाना चाहिए जिससे राष्ट्रपति चुने हुए होते हैं, तो दैट इज डिफरेंट मैटर। तो ये पहला गलत हो जाता है। ये सही है कि एस स्पीकर की पोस्ट चली जाती है रूलिंग पार्टी के पास और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट चली जाती है अपोजिशन पार्टी के पास, बट ये एक सिस्टम बन गया है, संविधान में लिखा हुआ नहीं है। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नॉट लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ व्हाट हैज़ बीन अंडरस्टूड टू बी। ये कन्वेंशन समझ लीजिए बन गया है कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार तो आर्टिकल 93 में स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर को लोकसभा के मेंबर्स चूज करेंगे। आर्टिकल 93 ये प्रोविज़न देता है कि लोकसभा का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को लोकसभा के मेंबर्स ही चूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली लोकसभा में जिस पार्टी का बहुमत है, अगर वो चाहें तो दोनों उनके हो सकते हैं, अपोजिशन पार्टी के ना हो। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मेंबर्स को चूज करना है, तो ऑब्वियसली लोकसभा के मेंबर्स में जिस पार्टी का बहुमत है तो वो बहुमत वाले ही दोनों हो जाएंगे। लेकिन एक सिस्टम बना दिया गया है, कन्वेंशन बना लिया गया है कि स्पीकर का पद जाता है मेजॉरिटी पार्टी के पास और डिप्टी स्पीकर का चला जाता है अपोजिशन पार्टी के पास। आप प्रेपॉन के वीडियोस में जाएंगे तो एक पूरा डिस्कशन पड़ा हुआ है कि डिप्टी स्पीकर, स्पीकर के चुनाव कैसे होता है, कब ये कन्वेंशन बना, कैसे होता है। यू कैन गो थ्रू द वीडियो, उसमें आप लिंक में लगा दूंगा, आप देख सकते हैं, आपकी और क्लैरिटी हो जाएगी।
तो ये इट इज़ नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोनों ही सही नहीं है, दोनों ही सही नहीं है। आप देख रहे हैं कितने आसान आसान क्वेश्चन है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कई दफ़ा मैं अपने MCQ सेशन में करा चुका हूँ। राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर्स विद द लोकसभा। हम जो सिस्टम फॉलो करते हैं उसमें ओबियसली लोकसभा इज़ फार मोर पावरफुल देन राज्यसभा, स्टिल राज्यसभा कहीं ज़्यादा पावर रखता है। तो ये पूछ रहे हैं राज्यसभा लोकसभा बराबर कहाँ पर हैं। इन क्रिएटिंग अ मैटर ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस, आर्टिकल 312। मैंने आपको जो अभी MCQ सेशन मैंने कंक्लूड किए हैं उसमें बताया है कि इसमें राज्यसभा सुपीरियर है। इसमें राज्यसभा अगर परमिशन देगा तो ही न्यू ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट होगी, अदरवाइज नहीं क्रिएट हो सकती। हाँ, अगर राज्यसभा ने परमिशन ग्रांट कर दी आर्टिकल 312 में, तो फिर पार्लियामेंट क्रिएट करेगी न्यू ऑल इंडिया सर्विस, और पार्लियामेंट में राज्यसभा लोकसभा दोनों होंगे। लेकिन क्रिएट करने की परमिशन सिर्फ राज्यसभा दे सकता है, लोकसभा नहीं दे सकता। तो यहाँ राज्यसभा सुपीरियर है लोकसभा से। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368 में संविधान को अमेंड कर सकते हैं। राज्यसभा लोकसभा दोनों अलग अलग बैठकर स्पेशल मेजॉरिटी से अगर पास कर देंगे कोई भी लॉ, तो वो जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति को साइन करना ही करना है। इसलिए यहाँ पर बराबर है। अगर दोनों में से किसी भी हाउस ने संशोधन रोक दिया तो फिर वो रुक जाएगा, जॉइंट सिटिंग भी पॉसिबल नहीं है। संविधान को संशोधन करने के लिए दोनों हाउसेज शुड सिट सेपरेटली एंड पास द बिल विद स्पेशल मेजॉरिटी, रेस्पेक्टिव स्पेशल मेजॉरिटी। इफ बोथ ऑफ देम हैव पास्ड, द बिल गोज टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया who is bound to sign the bill. He has no veto power on the bill sent to him under article 368. तो यहाँ पर राज्यसभा लोकसभा बराबर है, क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है। एज पर आर्टिकल 75 क्लॉज 3, गवर्नमेंट को हटाना है तो लाना पड़ता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, और नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में आता है, राज्यसभा में नहीं आता। यहाँ लोकसभा इज सुपीरियर टू राज्यसभा। आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, उसके बेस पर फिर आता है NCM, नो कॉन्फिडेंस मोशन। एंड यू नो नो कॉन्फिडेंस मोशन इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज वन ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा। कट मोशंस बजट का पार्ट है। बजट मनी बिल होता है, मनी बिल पे सारे अधिकार कैसे हैं, लोकसभा को हैं। हेंस अगेन ये भी लोकसभा की सुपीरियरिटी है, राज्यसभा के पास नहीं परमिशन है। हेंस आंसर इज बी। इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाई, देखिए सिंगल लाइनर क्वेश्चंस हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। अब संविधान में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड अपॉन बाई हुम, बाई प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, DPSP, 7th शेड्यूल और कन्वेंशनल प्रैक्टिस है ये। ओबियसली सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव शैल अप्लाई द लॉ, लेजिस्लेचर शैल मेक द लॉ, जुडिशरी विल एडजुडिकेट द लॉ। ये जो डॉक्ट्रिन है ये हमारे संविधान में इम्प्लिसिट है, लेकिन ये साफ साफ मेंशन नहीं है कि लेजिस्लेचर शैल मेक द लॉ, जुडिशरी विल एडजुडिकेट द लॉ एंड एग्जीक्यूटिव शैल इम्प्लीमेंट द लॉ। जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ऐसा हमारे यहाँ लिखा हुआ नहीं है। लेकिन यट आर्टिकल 40 में, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 50 में ये लिखा हुआ है DPSP में कि देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। जुडिशरी तो एडजुडिकेशन के लिए है, अगर सरकारों के तहत जुडिशरी काम करने लगे तो फिर तो अकाउंटेबल गवर्नमेंट हो ही नहीं सकती। सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है, उसका मतलब ये होता है कि जो तीनों ऑर्गन्स हैं डेमोक्रेसी के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर नज़र रखें ताकि कोई इनमें से सुप्रीम ना हो पाए, क्योंकि संविधान सुप्रीम है और संविधान सुप्रीम तभी रह सकता है जब जवाबदेही हो, अकाउंटेबिलिटी हो। इसलिए एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को एक दूसरे से अलग रखें, अदरवाइज रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल गवर्नमेंट नहीं हो सकती। और संविधान में अंडरलाइंग फिलॉसफी है कि गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल, और आर्टिकल 75(3) तो कहता ही है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। हेंस इट इज़ पार्ट ऑफ DPSP कि आप जब भी लॉ मेकिंग करें, पॉलिसी बनाएं, तो जब भी कोई भी पॉलिसी बनाएं ऐसे बनाएं कि एग्जीक्यूटिव शुड नेवर, जुडिशरी शुड नेवर कम अंडर द कंट्रोल ऑफ executive. They governed by application of law, you can say adjudication of law. They governed by making law in such a way that their political motives are met. Largely ऐसा होता है, executive का motive to remain in power, और ये कहते हैं कि जो पावर में है वो पावर का legitimate इस्तेमाल करें,
गैर संवैधानिक इस्तेमाल ना करें। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है DPSP में, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 50 DPSP का पार्ट। अब बिल्कुल सिंपल आर्टिकल भी पढ़ लिया होगा तो आप कर देंगे। एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, देखिए सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये रिपीटेडली आता ही रहता है। इस संवैधानिक सरकार बाय डेफिनेशन इज गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, पॉपुलर गवर्नमेंट, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब पार्टिसिपेशन, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ वॉइस ना, आप समझते ही हैं। लेकिन जिन्होंने हमको चुना है, हमने जिनको चुना है कि वो सरकार में बैठें, हमारे लिए काम करें, तो हम उनसे प्रश्न भी कर सकते हैं। हम उनसे कह सकते हैं जिस उद्देश्य के साथ मैंने आपको भेजा था, क्या वो उद्देश्य फुलफिल हो रहा है, क्या आप हमारे वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए संवैधानिक सरकार वो सरकार होती है जिसके पास अनलिमिटेड पावर नहीं होती है। वो अकाउंटेबल होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। अगर उसको डर होगा कि उसे जवाबदेह होना है, वो अनलिमिटेड पावर एज्यूम नहीं कर सकता, तो उसको फिर वो काम करना पड़ेगा जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, वरना उसको सत्ता से हटा दिया जाएगा। ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज ए गवर्नमेंट विच कैन नॉट हैव अनलिमिटेड पावर। अनलिमिटेड पावर का मतलब ये है, अगर किसी अनलिमिटेड पावर किसी के पास अगर नहीं होगी, इसका मतलब है उसके पास अकाउंटेबिलिटी है, और अकाउंटेबिलिटी इज द कोर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। जवाबदेही तो असली चीज़ है। अगर जवाबदेही का डर होगा तो आप कभी पावर का गैर इस्तेमाल नहीं करेंगे, गैर वाजिब इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज ऑलवेज अ लिमिटेड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हैज़ टू वर्क विद इन द कन्फाइंस एज enshrined in the constitution and in the law। सरकार अनलिमिटेड पावर नहीं इस्तेमाल कर सकती है। देयर शुड नॉट बी एनी आर्बिट्रेरीनेस। कहीं भी मनमर्जी से काम नहीं हो सकता। अगर सरकारें मनमर्जी से काम करेंगी, इसका मतलब अगर सरकारों ने आर्बिट्रेरीनेस से काम किया तो फिर खत्म हो जाएगी इक्वलिटी और खतरे में पड़ जाएगी लिबर्टी। अगर लिबर्टी इक्वलिटी को जिंदा रहना है तो सरकारों के पास अनलिमिटेड पावर नहीं होनी चाहिए। इसलिए द गवर्नमेंट्स, दोज हु आर इन पावर, दे आर बाउंड बाय द डिक्टेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो संविधान के दायरे में रह के ही काम करेंगे। ऐसी सरकार की कामना संविधान निर्माताओं ने की है। इसलिए संवैधानिक सरकार का मतलब होता है लिमिटेड गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट विच इज़ लिमिटेड इन इट्स पावर। अगर गवर्नमेंट अपने डोमेन के बाहर जाके काम करेगी, तुरंत उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चल जाएगा, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट तभी चलेगी जब गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो और सुप्रीम कोर्ट के पास गार्जियनशिप की पावर हो, वरना देखेगा कौन कि सरकार ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही है। हेंस इट इज़ अ लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट ऑलवेज वर्क्स विद इन कन्फाइंस ऑफ इम्प्लाइड regulations in the constitution, hence this is this thing। संवैधानिक सरकार है ना, अपनी विम्स एंड फैंसीज पे काम नहीं कर सकते। किसी को भी उठा के बंद कर दे, कोई भी एक्शन ले लें, किसी के लिए काम करें, किसी के लिए काम ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। द गवर्नमेंट हैज़ टू बी अकाउंटेबल टू एवरीबडी। इवन दो गवर्नमेंट को चुना सिर्फ कुछ लोगों ने हो, लेकिन गवर्नमेंट को काम तो सबके लिए करना पड़ेगा। हैंस इट इज़ अ लिमिटेड गवर्नमेंट। गॉट माई पॉइंट। अब ये क्वेश्चन एक ऐसा आ गया है जो यूजुअली न्यूज़पेपर में कुछ होता है उससे संबंधित मुद्दे से आ जाता है। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो स्पेशली तैयार करने पड़ते हैं, इनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। ये कुछ स्ट्रे क्वेश्चंस हैं जो हमें परेशान कर देते हैं, तो इनके लिए परेशान बिल्कुल ना हो। ये आज यहाँ से आ गया, अब यहाँ से आ गया तो इसको हम तैयार कर लेंगे, हो सकता है कल यहाँ से ना आए, किसी और जगह से आ जाए। तो ये स्ट्रे क्वेश्चन है। यूजुअली ये लॉजिक इनका बैठ जाता है कि ये करंट अफेयर्स के इशू में कहीं रहे होते हैं। द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, एमपीलेट्स स्कीम 1993 में शुरू हुई थी कि हर प्रत्येक एमपी को कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए इतना इतना पैसा मिला करेगा, जो कि 5 करोड़ हो गया है अब 2011-12 से। 5 करोड़ रुपए आपको वहाँ खर्च करना पड़ेगा लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए, उसके बारे में है। इसकी पूरी एक वेबसाइट बनी हुई है एमपीलेट्स की, वहाँ जाके आप इन जनरल पढ़ सकते हैं। बट यहाँ क्वेश्चन आ गया है इसलिए तैयार करने लगे, ऐसा नहीं है, बट कुछ पॉइंट जान सकते हैं। एमपी लेट्स फंड्स मस्ट बी यूज्ड टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। स्कीम की शुरुआत में लिखा हुआ है कि यस इसलिए होता है, वहाँ पर एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए,
सड़कें हैं, नालियाँ हैं, जो वहाँ के वेलबींग के लिए ज़रूरी है उसके लिए काम करें। ओबियसली स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ ईच एमपीज फंड मस्ट बेनिफिट SC/ST पॉपुलेशन। यस, उस फंड का आपको 15% पैसा SC के लिए खर्च करना पड़ेगा उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, 7.5% ST के लिए करना पड़ेगा। मतलब 75 लाख रुपए SC के लिए, डेवलपमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ SCs एंड सिमिलरली फॉर 7.5% STs के लिए। ये भी उसकी जो गाइडलाइंस है वहाँ लिखा हुआ है। अब हम यूजुअली पीपल डू नॉट गो फॉर यू कैन से मेकिंग नोट्स फॉर MP लेट्स स्कीम, लेकिन ऐसे हिस्ट्री क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। MP लेट फंड्स आर सेंक्शनड ऑन ईयरली बेसिस एंड द अनयूज्ड फंड्स कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड। ये नॉन लैप्सेबल होते हैं, अगर नहीं इस्तेमाल हुए तो आगे जा सकते हैं। तो ये गलत है कि ये लैप्स हो जाएंगे अगर इस्तेमाल नहीं हुआ, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते। ये नॉन लैप्सेबल हैं, गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि ये लैप्स नहीं होंगे। द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क्स इम्प्लीमेंटेशन एवरी ईयर। जितना भी काम हुआ उसमें से कम 10% डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को इंस्पेक्ट करना पड़ा होगा, जितना भी काम हुआ है उसका 10%, ये भी गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। तो दीज आर टिपिकल गाइडलाइन बेस्ड क्वेश्चंस या एक टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो फैक्चुअल ज़्यादा हैं, इनमें कहीं लॉजिक या कोई आप नॉलेज अपनी कंसेप्ट नहीं लगा सकते। ऐसा है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो लैप्सेबल नहीं होते हैं ये, आगे जा सकते हैं। और 10% आपको पूरे काम का 10% जो खर्चा है, खर्चे के वाला काम है, वो आपको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का मतलब होता है जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या CDO वगैरह होता है, उसको सीधे पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इसमें जाता है, स्टेट गवर्नमेंट बीच में नहीं आती, सीधे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास पैसा पहुँच जाता है, वो इसे खर्च करते हैं ताकि लोकल एरिया डेवलपमेंट हो सके। तो ऑब्वियसली 1 to 4 आर करेक्ट। ये टिपिकल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कहीं कंसेप्ट नहीं है। 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो थोड़े से परेशान कर जाते हैं। आप ऐसे क्वेश्चंस की वजह से परेशान नहीं होना चाहिए, स्टिल एग्जाम आपके हाथ में रहता है। Which of the following categories of fundamental rights incorporates against untouchability as a form of discrimination? अब आप देख रहे होंगे क्वेश्चन DPSP पे हैं या पार्लियामेंट्री सिस्टम पे हैं या फंडामेंटल राइट पे हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पे आते हैं। जहाँ कंसेप्चुअल क्लैरिटी यदि आपको है तो प्रॉब्लम नहीं होनी है। Which of the following categories of fundamental rights incorporates against untouchability as a form of discrimination? बहुत सिंपल सा है, आपको पता ही है। आर्टिकल 14 से 18 तक राइट्स टू इक्वलिटी है और आर्टिकल 17 इज अगेंस्ट यू कैन से अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को के अगेंस्ट हुआ करता है आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो इसको फॉरबिड किया जाता है। अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं हो सकती। अगर कोई प्रैक्टिस करेगा ही शैल बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू लॉ। लॉ के तहत उसको पनिश किया जाएगा। SC/ST एक्ट हुआ करता है, उसके तहत पनिशमेंट मिल सकता है। तो यस, इट इज़ राइट टू इक्वलिटी। राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23-24 हो जाता है। चाइल्ड लेबर है, फोर्स लेबर के अगेंस्ट है। राइट्स टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 है। आर्टिकल 19 6 बेसिक फ्रीडम्स है। आर्टिकल 20 में कुछ और अधिकार हुआ करते हैं कि आपको कानून जो कहता है उतनी सज़ा मिल सकती है, उससे ज़्यादा सज़ा नहीं मिल सकती है। कोई कानून पिछली तारीख से लागू नहीं हो सकता। आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है कि क्रिमिनल कानून का रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं हो सकता, लेकिन सिविल कानून का हो सकता है। अब जो रेट्रो टैक्सेशन का इनकम टैक्स एक्ट 1961 का रेट्रो स्पेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन किया था, जो आप इशू चल रही है, जो विदेशी कंपनियां हैं उनके ऊपर कानून को चेंज किया, पीछे से लागू कर दिया और टैक्स लेने की कोशिश गवर्नमेंट ने किया, उसे ख़त्म कर दिया है। तो आर्टिकल 20 कहता है क्रिमिनल कानून आज पास होगा तो कल की तारीख से लागू नहीं हो सकता, लेकिन सिविल कानून हम आज चेंज कर दें और पिछली तारीख से लागू कर सकते हैं। तो आर्टिकल 20 ऐसी पाबंदियां लगाता है। आर्टिकल 20 भी क्या कहता है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, लिमिटेड गवर्नमेंट, है ना। आप वो काम नहीं कर सकते जो आर्बिट्रेरीनेस की तरफ ले जाए। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है। आर्टिकल 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन है। सरकार बेवजह किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती, अरेस्ट करेगी तो अकाउंटेबिलिटी है, एक वजह से कर सकती है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन अगर बहुत हालात ख़राब है तो कर भी सकती है, फिर भी अकाउंटेबिलिटी है। तो ये सारे राइट्स टू फ्रीडम हैं। और ये आर्टिकल 32 है जिसमें आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की परमिशन है अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हैं। तो दिस इज राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 70 रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। अब along with the budget, the finance minister has to place other documents before the parliament which include the macroeconomic framework statement,
दिस अफोर्सेड डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड बिकॉज दिस इज मैंडेटेड बाई। अब ये इकॉनमी और पॉलिटी को मिलाकर ये क्वेश्चन किया जा सकता है। ओबियसली इतनी इकॉनमी, बेसिक इकॉनमी पढ़ेंगे आप तो आपको पता लग जाएगा ऐसा होता है। लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, नो, ये बना ही बहुत बाद में है, 2003 में है, तो कन्वेंशन तो हो नहीं सकता। आर्टिकल 112, 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बजट से संबंधित है। इस आर्टिकल में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश किया जाता है, उसके बारे में लिखा है। मनी बिल के बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 110 में। 113 ये एस्टिमेट्स वगैरह हैं, जो चार्ट एक्सपेंडिचर है उस पर वोट नहीं होगा। एस्टिमेट कैसे पास होंगे, मतलब बजट के जो बजट इज़ व्हाट, बजट इज़ डॉक्यूमेंट ऑफ सरकार का जो खर्चा एक्सपेंडिचर है और जो उसकी इनकम है, जो टैक्सेस लेने, उसका स्टेटमेंट होता है। तो क्या बजट के सिस्टम के तहत ये रिपोर्ट पेश करनी पड़ती है, या मनी बिल के सिस्टम के तहत करनी पड़ती है, या प्रोविजंस ऑफ द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003? तो ओबियसली इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस एक्ट जो 2003 में पास हुआ। सन 2000 से एक्सपेंडिचर रिफॉर्म कमीशन उस समय एक बना था और सरकार के खर्चे बहुत ज़्यादा होते जा रहे थे और फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था। तो ओवरऑल पॉलिसी बनी फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल कंसोलिडेशन की इस पॉलिसी के तहत। तो इससे ये होता है कि 3 रिपोर्ट पेश करनी पड़ती हैं साल में, उनमें से एक रिपोर्ट ये होती है जो बजट के साथ पेश हो जाती है। As per this particular act, the act requires the government to lay before the parliament 3 policy statements in each financial year: medium-term fiscal policy statement, fiscal policy strategy statement, and macroeconomic framework policy statement. So it is lawfully enjoined, not it is part of the constitution. Hence, it is as per the act, not part of the constitution. Other than fundamental rights, which of the following parts of the constitution reflect or reflects the principles and provisions of यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? अब यहाँ पर भी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बहुत कॉमन है, ये डिफरेंट एग्जाम्स में आता रहता है। आप पॉलिटी का आंसर लिखें, एथिक्स का आंसर लिखें, सोशल जस्टिस का आंसर लिखें, इसके जो आर्टिकल्स हैं आपके काफ़ी काम आ सकते हैं अपने किसी भी मेल्स के आंसर को सुशोभित करने के लिए। तो ये अदरवाइज भी जान लेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा भी नहीं है, तो ठीक रहता है। इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वी गेट कन्फ्यूज्ड। तो अगर ये पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, यहाँ पर कोई कंजेक्चर नहीं हो सकता। तो फंडामेंटल राइट को तो वो एड्रेस करता ही करता है, लेकिन इसके अलावा किसे करता है? प्रीएम्बल को करता है, डीपीएसपी को करता है, फंडामेंटल ड्यूटी को करता है। ये पता होगा तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो एक ऐसा एक और क्वेश्चन है जहाँ आपकी नॉलेज एक कदम से थोड़ा एक कदम आगे और बढ़ जाती है, जो जानना चाहिए। और इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, ऑब्वियसली टू राइट अ गुड आंसर इन मेंस यू शुड नो सम ऑफ द बेसिक थिंग्स। उनमें एक ये भी हुआ करता है, ये जानना ज़रूरी है। आप इसे जानेंगे तो आंसर अच्छा होना ही होना है। इसको कहीं भी इनकॉर्पोरेट कर देंगे अपने आंसर में, इंडियन प्रोविजंस के साथ साथ, क्वेश्चन भले ही इंडिया पे आया हो लेकिन साथ साथ अगर ये भी मेंशन कर देंगे इट इज़ ऑल्सो मैंडेटेड बाय द दिस डिक्लेरेशन, क्वेश्चन और बेहतर हो जाता है। तो ऑब्वियसली तीनों ही हैं, इसको पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये फंडामेंटल राइट के साथ तीनों ही कहीं ना कहीं उसमें एड्रेस हो जाते हैं। जैसे कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड हैव इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स, देयर अमंग देम देयर शुड बी अ स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, है ना। हम लोग हमारे प्रेम्बल में भी हम फ्रेटर्निटी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, इंश्योरिंग फ्रेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल की बात करते हैं। भाईचारे की भावना यदि हमारे अंदर नहीं होगी, अगर हम फ्रेटर्निटी की पे काम नहीं करेंगे, फ्रेटर्निटी मतलब द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, अगर मैं नहीं समझूंगा कि मेरे सामने वाला उतना ही महत्वपूर्ण है अपने अधिकारों में जितना मैं हूँ, तब तक उसकी पर्सनैलिटी नहीं हो सकती, उसकी वैल्यू नहीं हो सकती। उसका अगर मैं सेंसिटिव नहीं होऊंगा उसके अधिकारों के प्रति, तो उसके अधिकार एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ऐसा होगा तभी भावना होगी फ्रेटर्निटी की, और फ्रेटर्निटी की भावना होगी तभी हो सकती है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। अगर मैं उसकी डिग्निटी की वैल्यू करूँगा तभी तो, ये वैल्यू किस बेस पे करूँगा? जब मैं ये मानूंगा कि यस ही इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज आई एम, ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण मैं हूँ। तो देखिए ये प्रीएम्बल वगैरह मेंशन कर रहा है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट नेशंस, आर्टिकल 51 में जाएंगे डीपीएसपी में, वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि फॉरेन पॉलिसी ऐसी बनाई जाए कि देशों में संबंध अच्छे डेवलप हो, पीसफुल रिलेशंस कंडक्ट किए जाएं। इवन आर्टिकल 19 में भी जो रिस्ट्रिक्शंस दे रखी हैं
आर्टिकल 19 में जो फंडामेंटल राइट के यूसेज में रिस्ट्रिक्शन दे रखी है, उसमें ये दे रखा है कि हम अपने फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल ऐसे ना करें कि देशों के बीच में संबंध खराब हो। तो फंडामेंटल राइट तो वो एक्सेप्ट कर ही रहे हैं। ये पूरा आर्टिकल जो उसका डिक्लेरेशन का आर्टिकल 25 है, पूरा DPSP है, राइट टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एडिकेट फॉर हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ हिमसेल्फ फैमिली, फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, मेडिकल केयर, डिसेबिलिटी, विडोहुड, ओल्ड एज, ये सब आर्टिकल 39, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, ये सब के सब आपको ये लैंग्वेज एज इट इज़ मोल्डेड मिल जाएगी। आर्टिकल 29, एवरीबडी हैज़ ड्यूटीज़ टू द कम्युनिटी, और हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं पार्ट 4 थे में। तो और ये जितने भी हम अधिकार इस्तेमाल करेंगे, हमारी अपनी कम्युनिटी की तरफ ड्यूटी भी बनती है। अधिकार एक बात, अधिकार के साथ ड्यूटी भी होती है। राइट्स एंड ड्यूटीज शुड गो टुगेदर, ओनली राइट शुड नॉट बी देयर। एवरी राइट हैज एन एलिमेंट ऑफ व्हाट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। ये कहा जाता है ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, द पर्सन हु डज नॉट फॉलो ड्यूटी शुड नॉट बी गिवन एनी लिबर्टी। जो आदमी रिस्पॉन्सिबल होता है उसे लिबर्टी मिलनी नहीं चाहिए, लिबर्टी उसे मिलनी चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल है। मतलब तो ड्यूटीज़ का मेंशन भी है। तो इसका मतलब ये जो डिक्लेरेशन है ये फंडामेंटल राइट, प्रीएम्बल, DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज सबको इन्फ्लुएंस करता है। नाउ ए वेरी कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड रिपीटेडली ओवर द ईयर्स, अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन। ये जो संसदीय प्रणाली है सरकार की, ये कौन सी होती है? अगेन कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, आप प्रेपॉन पे वीडियो देख लेंगे, आपको जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आधे से ज़्यादा आप ऐसे ही कर लेंगे। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट वो होती है जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्लियामेंट में हैं वो उसमें शामिल हो गवर्नमेंट में। या गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाई इट। द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाई द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाई इट। और द गवर्नमेंट इज चोजन बाई द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाई इट बिफोर कंप्लीशन ऑफ फिक्स टर्म। अब मैंने आपको बताया, अभी बताया, आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में सरकार की होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। टू लोकसभा। लोकसभा में हमारे भेजे हुए MP जाते हैं, वो हमको रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी वॉइस को रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसके पास लोकसभा में बहुमत होता है उसकी सरकार बन जाती है। लोकसभा की आधी सीट से एक ज़्यादा जिसके पास होगा उसकी सरकार बन जाती है। क्लियर? इसका मतलब जो संसदीय प्रणाली की सरकार होती है उसमें क्या होता है, उसमें जो सरकार है वो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होती है। मैंने आपको बताया डेमोक्रेसी की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। अगर जवाबदेही नहीं है तो डेमोक्रेसी काम नहीं कर सकती है। तो गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रूल्ड बाय इट। अगर सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है तो सरकार के खिलाफ लाया जा सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। तो कहाँ लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाएगा। लोकसभा में कौन है लोग? हमारे भेजे हुए लोग हैं, मतलब हम रिप्रेजेंट हो रहे हैं लोकसभा में, हमारी वॉइस रिप्रेजेंट हो रही है लोकसभा में हमारे MPs द्वारा। तो मतलब अगर सरकार को हटाना है तो हमारे MPs ले आएंगे NCM, और अगर सरकार बहुमत नहीं फुलफिल कर पाएगी तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। मतलब यही कहलाती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर सरकार बहुमत खो बैठेगी, सरकार बहुमत कब खो बैठेगी? जब MPs को लगता है कि सरकार अब सत्ता में रहने लायक नहीं है, तो वो पास कर देंगे NCM, सरकार को हटना पड़ेगा। दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट डज नॉट हैव, यू कैन से, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। इट हैज सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ओनली टिल इट एंजॉयज मेजॉरिटी इन द लोकसभा। अगर उसके बाद लोकसभा में मेजॉरिटी है फिर वो सरकार में रहेगी, काम भले ही हल्का सा कम करे, हल्का सा ज़्यादा करे, लेकिन मेजॉरिटी गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हैंस दिस इज दिस थिंग। ये अंडरस्टैंड किया जाता है फ्रॉम आर्टिकल 75 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि सरकार को हटाना है तो पार्लियामेंट को आंसरेबिलिटी है, सरकार की उत्तरदायी है, क्योंकि आर्बिट्रेरीनेस नहीं होनी चाहिए, मन मर्जी से काम कोई नहीं कर सकता। हैंस गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट चाहेगी तो हटा देगी। और स्पेसिफिकली चले जाएं, आप कंफ्यूज इसलिए हो जाएंगे कि पार्लियामेंट लिखा है, राज्यसभा का ऐसे संबंध नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं, इस चारों में से बेस्ट आंसर ये है। तो लोकसभा में सरकार को हटाया जाता है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट? कई बार मैंने अपने लेक्चर्स में, क्वेश्चन में बताया है
कि अगर देश को वेलफेयर स्टेट बनाना है तो ये लिखा हुआ है DPSP में, और किस में? आर्टिकल 38 क्लॉज 1 में। द स्टेट शैल स्ट्राइव टू एस्टेब्लिश एन ऑर्डर इन विच एवरीबडी शुड हैव इट्स वेलफेयर। सरकारें ऐसे काम करें, एक ऐसे ऑर्डर को इस्टेब्लिश करें जहाँ पर लोगों का वेलफेयर हो और एक ऐसा सिस्टम बने जहाँ पर उनका सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। ये लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है कि द अल्टीमेट एम ऑफ पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू हैव वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो वेलफेयर स्टेट की जो कामना है वो DPSP में भी की गई है। किसमें? आर्टिकल क्लॉज 1 में। इसलिए आर्टिकल 38 को हार्ट एंड सोल भी बोल दिया गया है आप ऑफ पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट फोर्थ का हार्ट एंड सोल कहलाता है आर्टिकल 38। तो वहां पर लिखा है कि भारत को एक वेलफेयर स्टेट बनना है। आसान सा क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन द टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। अटेंटिव हैं, सिली मिस्टेक नहीं करेंगे तो आसानी से कर लेंगे, जल्दबाजी में करेंगे तो गलती हो जाएगी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड्स द सिटीजन्स लिबर्टीज एंड प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी इनंशिएटेड बाई सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि संविधान का एक मूलभूत ढांचा भी होता है ना। एक जर्मन यू कैन से पॉलिटिकल साइंटिस्ट कॉनरैड, उन्होंने बताया था एक लेक्चर में कि आपके संविधान में एक इम्प्लाइड लिमिटेशंस की थ्योरी है। वो 60s में 70s में वहीं से समझ में आया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनिशिएट साफ साफ कर दिया कि यस कि ये हुआ करता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी इज़ नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो गलती कर देंगे। इट इज़ इनिशिएटेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएट की थी। ये बात सही है कि ये सब पार्ट हैं बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी के, बट नॉट एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज एज पर व्हाट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। द हाईएस्ट एवर बेंच, 13 जजेस की बेंच ने ये थ्योरी दी थी, जिसमें 7 जजेस, 6 जजेस एक तरफ थे, 6 जजेस एक तरफ थे। एक जज के फैसले से ये फ़र्क आ गया था। तो 7/6 से ये फैसला हुआ था। कुछ ने कहा बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होता है, कुछ ने कहा बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो ये केशवानंद भारती बेंच का फैसला था कि संविधान का मूलभूत ढांचा है। ये मूलभूत ढांचा कहाँ से समझा गया? संविधान सभा की डिबेट से समझा गया। हमारे सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को समझना है, इंटरप्रेट करना है, तो ये काम सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट ने CAD जो असेंबली की डिबेट्स हैं उनसे समझा, बताया कि जब संविधान पे डिस्कशन चल रहा था तो संविधान निर्माताओं की इच्छा ये थी, उनकी सोच ये थी, उस सोच को हम आज कह रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर। इन प्रॉप्स पे टिका हुआ है संविधान। अगर इन प्रॉप्स को डिस्टर्ब किया गया तो संविधान क्रम्बल कर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। इसलिए आप आर्टिकल 368 में संविधान को चेंज करते रहिए। पार्लियामेंट के पास संविधान चेंज करने का अधिकार है, लेकिन इस तरीके से चेंज नहीं करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर के फीचर्स को डिस्टर्ब कर दें। यदि करेंगे तो हम कर देंगे जुडिशियल रिव्यू और आपका संशोधन नल एंड वॉइड कर देंगे। आप संविधान की स्पिरिट के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है, आर्टिकल 13 में है, आर्टिकल 32 में है, आर्टिकल 226 में है। आर्टिकल्स में ऐसा मेंशन्ड है कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है डिफरेंट प्रोविजंस का, सरकार के कामों का, पार्लियामेंट्री लॉज का। ये तो संविधान के डिफरेंट आर्टिकल से समझा जा सकता है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बेसिक स्ट्रक्चर संविधान में लिखी हुई है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का एनंसिएशन है। तो पहला गलत हो जाता है, दूसरा सही है। संविधान एक बेसिक सोच पर टिका हुआ है, उस सोच को नहीं बदल सकते आप। आपको जितने चेंजेस करने हैं, आपको जो बेसिक सोच है उसके तहत करने हैं। मतलब संविधान को चेंज करने की कोऑर्डिनेट्स भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिए। अदरवाइज अगर पार्लियामेंट के पास अगर ये थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ना होती तो फिर तो पार्लियामेंट क्या हो जाता? अनलिमिटेड गवर्नमेंट हो जाती, अनलिमिटेड सिस्टम हो जाता, आर्बिट्रेरीनेस से काम करता, जैसे चाहे संविधान को चेंज करते। तो संविधान चेंज कर सकते हैं, मनमानी से चेंज नहीं कर सकते, संविधान की लिमिट्स में चेंज करेंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी भी लिमिटेड गवर्नेंस की तरफ ले जाती है, संविधान को सुप्रीम बनाती है। तो सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट इज नॉट करेक्ट।
इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी जो हमारी सिविल सर्वेंट्स हैं उनके बारे में एक बेसिक स्टेटमेंट है कि वो क्या है, एन एजेंसी ऑफ वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए काम करने के लिए हैं। यहाँ पॉलिटिकल फंक्शनिंग ज़्यादा आ जाती है एंड ब्यूरोक्रेसी को न्यूट्रल होना है तो नहीं हो सकता। एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म। सेंटर स्टेट रिलेशंस कैसे इम्प्रूव हो उसके लिए सिर्फ होती है, वो एक काम है, वो इकलौता काम नहीं है। और सेंटर स्टेट रिलेशंस का संबंध संविधान के प्रोविजन से भी है, तो ऑब्वियसली ब्यूरोक्रेसी एग्जैक्टली ये नहीं हो सकती। द एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इकोनॉमिक ग्रोथ। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इससे उसका कोई संबंध एज पर नियम होता ही नहीं है, लेकिन हाँ पब्लिक पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए होती है। सरकार का जो एग्जीक्यूटिव विंग है, एक तो होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, एक होते हैं टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो जो सरकार के मंत्री वगैरह हैं ये तो आते जाते रहते हैं, सरकारें चेंज होती हैं, बट ब्यूरोक्रेसी परमानेंट रहती है। तो सरकार की जो भी नीतियाँ बनती हैं उनको इम्प्लीमेंट करती है ब्यूरोक्रेसी। तो बेस्ट आंसर इज डी इज द आंसर। ये कॉमन सेंसिकल वे में कर देंगे आप अगर आपने बेसिक तैयारी भी की है। तो दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस जो पॉलिटी के मैंने आपको 2020 के पेपर से लेके कराए हैं। बहुत इजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है, बस कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो। ये सिर्फ पॉलिटी के लिए नहीं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन 4 सब्जेक्ट्स के बेसिक्स अगर आपने अच्छी तरह तैयार कर लिए, इसके बाद तो फिर उस स्ट्रक्चर पर ही आपको सुपर स्ट्रक्चर बनाना है विद द हेल्प ऑफ योर फर्दर स्टडीज़ एंड योर एनालिसिस फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड ऑल दीज थिंग्स। जितनी और चीज़ों को ऐड करते चले जाएंगे इस बेसिक स्ट्रक्चर पर तो सुपर स्ट्रक्चर बन जाएगा और प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मैं आपको इस सेशन के जरिए ये बताना चाहता था कि इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं, आप थोड़ा ध्यान देंगे तो यू कैन टैकल द एग्ज़ाम ईजली। चलिए, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। होप यू एंजॉयड द सेशन। कुछ बातें आपको पता भी लगी होंगी, समझ में भी आई होंगी। हम पॉलिटी के लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस लाते रहेंगे ताकि छोटे छोटे सेशंस लाते रहेंगे ताकि आपके फंडामेंटल्स और क्लियर हों। तो मैं पॉलिटी पे एक छोटा सा कोर्स लॉन्च करूँगा जिससे आपको बेसिक बातें सब पता लग जाएं, आपको प्रॉब्लम ना हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लाइक कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं। आई शैल बी थैंकफुल टू यू। थैंक यू।